16 मंत्रियों के वेतन विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बम्बई नगर, भायखला तथा परेल। अध्यक्ष महोदय, मैं एक देना चाहता हूँ। मैंने वक्तव्य शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है। मैं अपने माननीय मित्र प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं और न ही मैं इस विषय पर मत विभाजन के लिए कहना चाहता हूं। मंत्रियों के वेतन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए था, जैसा कि मंत्रिमंडल ने तय किया है। पार्टी के वोटों के आधार पर इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल ने चूंकि इस तरीके को नहीं अपनाया, इसलिए मुझे इस विधेयक के सिद्धांत का विरोध करने के लिए विवश होना पड़ा है। प्रधानमंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो भी कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जिस गंभीरता से अपनी बात कही है तथा मंत्रियों के आचरण संबंधी उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उससे उनके प्रति इस सदन के प्रत्येक सदस्य का सम्मान पहले से बढ़ गया है। परंतु एक व्यवहारिक व्यक्ति के नाते स्थिति का अवलोकन करते हुए तथा तमाम बातों पर व्यवहारिक दृष्टि से नज़र डालते हुए मैं इस विधेयक में मंत्रियों के मानक वेतन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। महोदय, मंत्रियों के लिए यह मानक वेतन क्यों होना चाहिए, उन कारणों का उल्लेख करने से पहले मैं सदन के समक्ष भारत के बाहर तथा बाहर में ही मंत्रियों को दिए जाने वाले वेतनों से संबद्ध कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि सदन शुरू में ही यह जान सके कि हम वर्तमान में विद्यमान मानकों से कितनी दूर तक जा रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिन्हें मैंने एकत्र किया है। आयरस फ्री स्टेट में 11 मंत्री हैं। प्रत्येक को 1700 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। मेरे हिसाब से यह लगभग 2000 रुपया मासिक के बराबर है। दक्षिणी अफ्रीका में 13 मंत्री हैं। 2 बिना विभाग के प्रधानमंत्री को 3500 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है तथा अन्य मंत्रियों को 2500 पाउंड वार्षिक। मेरे हिसाब से यह लगभग 2900 रुपये मासिक के बराबर है। मैं ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े प्राप्त नहीं कर सका, परंतु कनाडा के आंकड़े इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री को $19,000 वार्षिक वेतन दिया जाता है। वहाँ 16 मंत्री हैं जिन्हें $14,000 वार्षिक वेतन का भुगतान किया जाता है, जिन्हें $4,000 अधिवेशन के दिनों में भत्ते के होते हैं। न्यूजीलैंड में 12 मंत्री हैं। वहाँ प्रधानमंत्री को आवास सहित 1800 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है तथा मंत्री को
1370 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है, जिसमें 200 पाउंड मकान भत्ता शामिल है। इस प्रकार मंत्री को 1500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। जहाँ तक भारत का संबंध है, नया भारत सरकार अधिनियम लागू होने से पूर्व दिए जा रहे वेतन को कुछ समय के लिए भुला भी दिया जाए तथा अंतरिम मंत्रियों के लिए निर्धारित किए गए वेतनों पर विचार करते हुए कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि अंतरिम मंत्री नहीं थे। मैं संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई तालिकाओं के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मद्रास में प्रधानमंत्री को 3000 रुपये तथा प्रत्येक मंत्री को 2500 रुपये मासिक वेतन तथा आवास दिया जाता था। बम्बई में प्रधानमंत्री का वेतन 4000 रुपये तथा मंत्रियों का वेतन 3500 रुपये मासिक था। संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री सहित मंत्री को 2500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। मध्य प्रांत में प्रधानमंत्री को 3000 रुपये तथा प्रत्येक मंत्री को 2250 रुपये। बिहार में प्रधानमंत्री को 2500 रुपये तथा प्रत्येक मंत्री को 2000 रुपये और उड़ीसा में मंत्रियों को 1000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। महोदय, अब इन आंकड़ों की तुलना मंत्रियों के वेतन विधेयक में प्रस्तावित आंकड़ों से कीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विद्यमान मानकों से बहुत भिन्न है। मुझे लगता में यह सिद्धांतों का अंतर है। एक मंत्री का वेतन इन सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। महोदय, मेरे विचार में 4 सिद्धांत होने चाहिए। पहला है मंत्रियों का सामाजिक स्तर। निसंदेह मंत्री समुदाय के सामाजिक नेता होते हैं। दूसरा क्षमता का सिद्धांत, तीसरा लोकतंत्र का सिद्धांत तथा चौथा सत्यनिष्ठा तथा प्रशासन की स्वच्छता का सिद्धांत। मैं पहले सिद्धांत पर अनावश्यक सीमा तक जोर देना नहीं चाहता। व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्वयं सोचना चाहिए कि देश के मंत्रियों को, जो देश के प्रथम नागरिक हैं, सुसंस्कृत जीवन यापन करना चाहिए, जिन्हें कला का सम्मान करना चाहिए, जिन्हें विद्वता का सम्मान करना चाहिए और जिन्हें अन्य लोगों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यदि मेरे मित्र इस मामले के इस पहलू पर विचार नहीं करना चाहते, तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मंत्रियों का वेतन निर्धारित करते समय क्षमता, प्रजातंत्र तथा सत्यनिष्ठा के सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के कर्तव्यों एवं कार्यों के विषय में क्या सोचते हैं। यदि उनका विचार है कि मंत्रियों को झंडे फहराने तथा लाल वर्दी वाली महिलाओं से सलामी लेने के अलावा अन्य कोई नहीं करना है,
तो दूसरी बात है। मेरे विचार में और जिस पर मैं अपनी पूरी क्षमता से जोर देना चाहता हूँ कि यदि हम मंत्रियों से कोई अपेक्षा रखते हैं तो वह है क्षमता। मेरे विचार में इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि राज्य के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। कार्यपालिका इनमें प्रमुख है और इसे ही देश की समस्याओं का पता लगाना है तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाने हैं। महोदय, संक्षेप में यदि हम अपने सामने उपस्थित समस्याओं का हल खोजना चाहते हैं तथा संविधान का सर्वोत्तम लाभ देना चाहते हैं तो कार्यपालिका को बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। मेरे सामने यह प्रश्न है कि क्या प्रस्तावित वेतन ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रण देने में सक्षम है जो व्यक्ति समस्याओं का सामना करने और सुलझाने की क्षमता रखते हैं। देश की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए महोदय, मैं इसका सकारात्मक उत्तर नहीं दे सकता। सर्वप्रथम हमें इस तथ्य की ओर भी ध्यान देना होगा कि हमारे पास अन्य बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें मंत्रियों को दिए जाने वाले वेतन से अधिक धन लाया जा सकता है। बहुत से व्यक्ति जो क्षमतावान हैं और जो महत्वाकांक्षी हैं वे मंत्री बनकर मंत्रालय का उत्तरदायित्व निभाने के बजाय किसी अन्य व्यवसाय को अपनाना अधिक पसंद करेंगे। यदि मंत्रिमंडल इस आशय का प्रावधान करता कि किसी भी व्यवसाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति 500 रुपये से अधिक वेतन नहीं प्राप्त करेगा तो बात मेरी समझ में आती। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो दूसरी बात होती, परंतु वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह सक्षम व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों की ओर धकेल रहे हैं। यह इस मामले का एक पहलू है। दूसरा विचारणीय पहलू यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में सक्षम बुद्धिजीवी वर्ग की संख्या बहुत ही कम है। महोदय, इस देश में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के कारण जिसे ब्रिटिश शासन भी समाप्त नहीं कर पाया है, शिक्षा एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित थी। अधिकांश लोगों को कभी भी शिक्षा का अधिकार एवं अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में चतुर्वर्ण व्यवस्था में केवल एक वर्ग ही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, अन्य इससे वंचित रहे। परिणाम स्वरूप अधिकांश जनता की यह स्थिति नहीं है कि वह ऐसे नेता सामने ला सकें जिन्हें प्रशासन चलाने हेतु मंत्रिमंडल में लिया जा सके। अतएव मेरा कहना यह है कि इस वेतन के आधार पर सक्षम व्यक्तियों को प्रशासन की जिम्मेदारी निभाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता। महोदय, अब मैं प्रजातंत्र के प्रश्न पर आता हूँ। वेतन का क्या प्रभाव होगा?
मैं मामले को घुमा फिराकर न कहकर सीधा ही यह कहना चाहता हूँ कि इस वेतन का परिणाम यह होगा कि राजनीतिक शक्ति को अपने वर्ग अथवा अपने समुदाय की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के इच्छुक ऐसे लोग जो ऐसे की चिंता नहीं करते हैं और जिनके पास अपने दूसरे साधन हैं, शासन में आएंगे। इसका दूसरा परिणाम होगा कि जो लोग दूसरी किसी तरह पैसा नहीं कमा सकते वे लोग मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं हो सकता। मेरे मित्र हंस सकते हैं, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस विधेयक के यही परिणाम निकलेंगे। यदि मेरी यह आशंका सच निकली तो इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं होगी। हम यह चाहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई राजनीतिक शक्तियां कुछ ऐसे थोड़े लोगों द्वारा नहीं हथियाई जानी चाहिए जो धनी हैं और जिन्हें वेतन की चिंता नहीं है। आम जनता के हित में हम यह भी नहीं चाहते हैं कि शक्ति अक्षम व्यक्तियों के हाथों में चली जाए। अब मैं दूसरे पहलू अर्थात सत्यनिष्ठा और स्वच्छ प्रशासन पर आता हूँ। मेरे एक कांग्रेसी मित्र ने एक बात कही थी, मैं उसे इस सदन में दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि यदि गवर्नर उन्हें मंत्रियों की सप्लाई करने का ठेका दे तो वह उसी से उसे स्वीकार करेंगे और ठेका देने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी को भी कुछ भेंट देंगे। महोदय, मेरे विचार में यह टिप्पणी अत्यंत संभावनापूर्ण है। यूरोप में ऐसे होटल हैं जो प्रतीक्षा करने की अनुमति देने के कारण प्रबंधकों को पैसा देते हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग अपने वेतन के अतिरिक्त कुछ और कमाना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने के अवसर प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मैं वर्तमान मंत्री परिषद के विषय में कोई बात नहीं कह रहा क्योंकि हम इस विधेयक के सिद्धांतों पर बहस कर रहे हैं, संबंधित व्यक्तियों के विषय में नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि आप उच्च वेतन पर भी किसी बेईमान व्यक्ति की बेईमानी नहीं खरीद सकते। आप उसे कुछ भी वेतन दीजिए, यदि वह बेईमान है तो वह बेईमान ही रहेगा। हालांकि यह विचारणीय विषय नहीं है। विचारणीय विषय है कि क्या आप अपना वेतन इस प्रकार निर्धारित नहीं कर सकते कि मंत्री को लोभी होने से रोका जा सके। महोदय, हम इस प्रेसिडेंसी में 4,000 रुपये तथा 3,000 रुपये तक वेतन दे रहे थे और फिर भी यहाँ प्रशासन से संबंधित घोटाले हुए। यदि 3,000 रुपये और 4,000 रुपये के वेतन के पश्चात भी घोटालों से निजात पाना संभव नहीं है तो मुझे डर है कि 500 रुपये का वेतन पिछले घोटालों का कारण बनेगा। इस प्रकार केवल यह प्रश्न हमारे सामने विचार के लिए प्रस्तुत नहीं है,
कि क्या वेतन पर्याप्त है, परंतु मेरा दृष्टिकोण यह है कि तर्क वितर्क यहीं समाप्त नहीं होता। वेतन की समस्या पर दो दृष्टिकोणों से विचार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति की दृष्टि से वेतन पर्याप्त होना चाहिए। राज्य की दृष्टि से सुरक्षा तथा प्रशासन की स्वच्छता विचारणीय विषय है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वेतन विशेष उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप यह नहीं सोचें कि वह सार्वजनिक दृष्टिकोण से सुरक्षित वेतन है या नहीं। अनिवार्यता न्यूनतम स्तर सुरक्षित स्तर नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रतिरक्षी मित्र ठेके देते समय यह धारा शामिल करते हैं कि ठेका केवल इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उसकी दरें न्यूनतम हैं, जैसे कि हम न्यूनतम मानक वाले व्यक्ति को मात्र न्यूनतम दरों के कारण ठेका नहीं देते हैं। उसी प्रकार हम कुछ व्यक्तियों को केवल इस आधार पर मंत्री के रूप में काम करने नहीं देंगे क्योंकि वे न्यूनतम वेतन स्वीकार कर रहे हैं। हमें समस्या के दूसरे पहलू पर भी विचार करना होगा कि क्या वह ठेकेदार जो न्यूनतम भाव दरें दे रहा है अपना कार्य पूरा कर भी सकता है या नहीं। यद्यपि महोदय कह सकते हैं कि 500 रुपये का वेतन पर्याप्त है, परंतु मेरा सुझाव है कि इससे बात समाप्त नहीं हो जाती है। इस सदन को विचार करना होगा कि क्या इस आधार पर वह यह आशा कर सकता है कि प्रशासन संभावित भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। महोदय, अब मैं इस विषय पर 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा गठित समिति द्वारा दी गई एक रिपोर्ट का छोटा सा उद्धरण सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह समिति ऐसे सिद्धांत तय करने के लिए बनाई गई थी मंत्रियों के वेतन कैसे तय किए जाएं। समिति की राय थी कि किसी सरकारी पद के लिए कितना उपयुक्त वेतन निर्धारित किया जाए, इस जैसे विषय कम ही हैं। जितने अधिक मत प्रकट किए गए हों, इतने अस्पष्ट और अनिश्चित विषय पर समिति कोई ऐसा दावा नहीं करती कि वह कोई बिल्कुल ठीक विचार प्रस्तुत कर सकेगी। तथापि यह समिति उन सामान्य सिद्धांतों के बारे में प्रारंभिक टिप्पणी करना चाहती है जिन्हें इन कठिन कर्तव्य को पूरा करते समय अपने ध्यान में रखती है। इस सिद्धांत को पूर्णतया अस्वीकार करना असंभव है कि लोगों को यह अधिकार है कि वे कम से कम खर्च से कुशल सुविधाएं चाहते हैं, चाहे वे सरकारी कर्मचारी संसद में बैठे या ना बैठे। सिद्धांत तो वही एक ही है। कोई भी कर लगाने का एकमात्र औचित्य यही है कि या तो वह आवश्यक है अथवा जनता के लिए उसकी उपयोगिता है। यदि इस सदन की विभिन्न समितियों द्वारा बार बार ली गई सिफारिशों के बावजूद
कुछ ऐसे बेकार के पद हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, समिति ने अपने काम में कोई चूक नहीं की और ऐसे कई पद गिनाए हैं। यदि कुछ पदों पर जरूरत से ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है तो उसे सुधारने की ज़रूरत है। यदि जनता के हित में कुछ पदों को दूसरे पदों से मिलाया जा सकता है, जो इस उपाय की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। साक्ष्य में कई ऐसे सुझाव दिए गए जिन्हें अपनाना समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संक्षेप में, सभी सरकारी विभागों को इस प्रकार मितव्ययिता से काम चलाना चाहिए जैसे एक व्यक्ति अपनी घरेलू व्यवस्था चलाते समय करेगा। यहाँ ऐसा सोचना लगभग बेअर्थ है कि ऐसा कहने से हम किसी फालतू निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाएंगे। यद्यपि कभी कभी ऐसे आरोप लगाते हैं, वह यह है कि न्यून वेतन स्वीकार करना पद मिलने की योग्यता मानी जाए। मितव्ययिता भी युक्ति संगत होनी चाहिए। किसी विश्वसनीय पद के लिए सर्वोत्तम, योग्य और ईमानदार व्यक्ति के चयन में अधिक वेतन देने के प्रश्न को जरूरत से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात कई बार दोहराई जा चुकी है और यह सत्य और युक्ति संगत भी लगती है कि एक स्वतंत्र देश में एक समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए सरकारी पद पाना उसकी पहुंच के बाहर नहीं होना चाहिए। यदि वेतन बहुत कम निर्धारित किए गए तो सरकारी पदों पर धनी लोगों का अधिकार हो जाएगा और सरकार के चयन के अधिकार पर भारी प्रतिबंध लग जाएंगे और जनता ऐसे लोगों की सेवाओं से वंचित हो जाएगी जिनके आर्थिक साधन सीमित हैं पर जो शिक्षित हैं और इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं और जिनमें सरकारी पदों के अनुरूप अधिक योग्यता और क्षमता है। और इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि उच्च सरकारी पदों पर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो पूरे समय तक निष्ठापूर्वक काम कर सकें और उस पर पूरा ध्यान दे सकें। इससे उनके निजी कार्यों की उपेक्षा होगी। और एक और यदि इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि लोग सरकारी खर्च पर अपने लिए धन ना बटोर लें, तो दूसरी ओर यह ना तो देश के और ना उसकी प्रतिष्ठा के हित में होगा कि इन लोगों को देश सेवा की खातिर तबाह कर दिया जाए। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा और प्रशासन की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील कोई भी मंत्रिमंडल इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा और मुझे नहीं लगता कि इस मंत्रालय ने 500 रुपये का वेतन निर्धारित करते समय इन सिद्धांतों की तरफ कोई ध्यान दिया है।
महोदय, अब मैं उन सिद्धांतों का उल्लेख करूंगा जिनका सुझाव इस विधेयक में वेतन के निर्धारण के लिए दिया गया है। मैं प्रायः सुनता आया हूँ कि वेतन जनता की आय के अनुरूप होने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि ऐसा है तो क्या यह कहा जा सकता है कि क्या 500 रुपये का वेतन जनता की आय के अनुरूप है? लोगों की आय कितनी है? मेरे पास हरिजन में दिए गए आंकड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हरिजन एक प्रमाणिक पत्र है। माननीय श्री बीजी खैर, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप इसे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 50 पाउंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 पाउंड, फ्रांस में 40 पाउंड, ऑस्ट्रेलिया में 70 पाउंड, कनाडा में 75 पाउंड, भारत में 4 पाउंड। माननीय श्री बीजी खैर, सुनिए महोदय, यदि यह सब इस सिद्धांत के आधार पर किया गया है कि वेतन लोगों की आय के अनुसार होना चाहिए, तब मैं नहीं समझ सकता कि यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि 500 रुपये प्रति मास का वेतन 4 पाउंड वार्षिक आय कमाने वाली इस देश की जनता की आय के अनुरूप है। निश्चित रूप से यदि मेरे मित्र इस सिद्धांत के आधार पर इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेतन लोगों की आय के अनुरूप होनी चाहिए, तो मेरे विचार से मंत्री के लिए 500 रुपये का वेतन बहुत अधिक है। यह 100 रुपये से कम होना चाहिए। इसे 75 रुपये होना चाहिए। ऐसा सुझाव भी दिया गया था। यदि वे ईमानदार हैं, वे इस राशि को न्यायिक रूप से निर्धारित करना चाहते हैं, ना कि लोगों को खुश करने के लिए, तब उन्हें अपनी ईमानदारी को तर्कसंगत क्यों नहीं बनाना चाहिए? वह राशि क्यों निश्चित की जाए जो लोगों की आय के सभी अनुपातों से बहुत दूर है? कम वेतन निर्धारित करने के लिए दूसरा औचित्य यह दिया गया है कि मंत्रियों को आम लोगों जैसा नजर आना चाहिए। उन्हें आम आदमी की तरह जीवन यापन करना चाहिए। मंत्री और आम आदमी में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। महोदय, यदि मंत्री परिषद का यह उद्देश्य है कि सभी अंतर समाप्त होने चाहिए, वे सामान्य लोगों की तरह नजर आने चाहिए, लोगों को उनमें विश्वास होना चाहिए कि वे उन्हें जैसे ही, तब महोदय मेरा कहना है कि उनमें विश्वास जीतने का यह तरीका नहीं है। महोदय, इस देश में विश्व के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक भेदभाव विद्यमान है। इसे प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, सवर्ण और अछूत का भेदभाव है। मैं केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ मराठा बनाम गुजराती
गुजराती बनाम कन्नड़ का भेदभाव है और इस सबसे बढ़कर हिंदू और मुस्लिमों के बीच भेदभाव है। यदि आप प्रशासन में लोगों का विश्वास जगाना चाहते हैं तो मेरे अनुसार यह उचित नहीं है कि मंत्री गलियों में अधूरे कपड़े पहन कर जाएं और अपना शरीर प्रदर्शन करें, सिगरेट के स्थान पर बीड़ी पिएं अथवा तृतीय श्रेणी या बैलगाड़ी में यात्राएं करें। इन बातों से किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि आप लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो मेरे विचार में इसका एक ही रास्ता है। अपनी सरकार, अपनी मंत्री परिषद, अपनी सिविल सेवाओं को ऐसा बनाएं कि वे किसी एक वर्ग विशेष अथवा समुदाय के एकाधिकार में ही ना रहें। हम देखेंगे कि मंत्री परिषद इस संबंध में क्या करने जा रही है, लेकिन यदि वे यह ढोंग करना चाहते हैं कि ऐसा करके जनता में विश्वास पैदा करने जा रहे हैं तो इसे मैं बचकाना कहूँगा और यह कहूँगा कि यह सब प्रयास निश्चय ही असफलता की ओर ले जाएंगे। महोदय, एक और बात यह है कि मंत्री परिषद ने त्यागपूर्ण जीवन बिताने का फैसला किया है। इससे मुझे मध्ययुगीन भिक्षुओं के आचरण और जीवन यापन के तौर तरीके की याद आती है। मध्ययुगीन मठवासियों को अपना जीवन प्रारंभ करते समय 3 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती थी। अविवाहित जीवन, ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह का जीवन व्यतीत करना। मुझे नहीं मालूम कि मेरे माननीय मित्रों ने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली है या नहीं। मेरे विचार में अब ऐसा करने में काफी विलंब हो चुका है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है या नहीं, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया है और यदि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो निश्चय ही इस सदन के लिए चिंता का मामला नहीं है। लेकिन जैसा कि मुझे इस विधेयक से प्रतीत होता है, उन्होंने निश्चय ही अपरिग्रह की प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा को निभा सकेंगे? मध्ययुगीन भिक्षु ब्रह्मचर्य की अपनी प्रतिज्ञा पर बहुत कम टिक पाते थे, लेकिन उन्होंने सदैव अपरिग्रह की अपनी प्रतिज्ञा निभाई है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि भिक्षु का कोई परिवार नहीं होता था। वे अकेले थे, नितांत अकेले। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी उन पर नहीं थी। लेकिन इस संबंध में मंत्रियों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उन पर उनके परिवार और बच्चों की अनेक जिम्मेदारियां हैं। मैं नहीं समझता कि वे अपरिग्रह की अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएंगी। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं, परंतु मुझे संदेह है कि क्या वे ऐसा कर पाएंगे। श्री A.V. चित्री, वे अपना वेतन प्राप्त करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
महोदय, अब मैं एक दूसरे विषय पर बोलना चाहता हूँ। क्या इस विधेयक की कोई आवश्यकता भी है? मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति माननीय मंत्रियों को उनकी इच्छा से ज़्यादा वेतन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस विधेयक को लाए बगैर और गवर्नर द्वारा निश्चित वेतनों को इतना ही रहने देने पर भी वे 500 रुपये लेकर शेष राशि अपनी इच्छानुसार सरकार अथवा पार्टी के कोष में जमा करा सकते हैं। क्या कारण है कि वे ऐसा नहीं करते? क्या कारण है कि वे यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं? यही वह बात है जहां संदेह उत्पन्न होता है। मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि यह विधेयक किसी पवित्र उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके पीछे सोची समझी चाल छिपी है। वह यह है कि वे सदैव सत्ता में बने रहें और कोई दूसरा व्यक्ति उनका स्थान न ले सके। माननीय श्री के मुंशी, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समय मुझे गोलमेज सम्मेलन की याद आती है जिसमें कंजरवेटिव पार्टी भारत सरकार विधेयक के उपबंधों में कुछ धाराएं जोड़ने का प्रयास कर रही थी, जिनका उद्देश्य केवल लेबर पार्टी के काम करने पर सीमा बांधना था। हम में से कई लोग उनसे पूछते थे कि वे भारत सरकार विधेयक में ये धाराएं क्यों जोड़ना चाहते हैं, जिनका स्पष्ट रूप से कोई औचित्य नहीं है। उनके पास हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वास्तव में वे लेबर सरकार को यदि वह कभी सत्ता में आती है तो उसे कंजरवेटिव पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई को उलटने से रोकना चाहते। यदि मेरे विद्वान मित्र वही नीति आना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ, यह सत्ता का दुरुपयोग है। इस अवसर पर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 500 रुपये के वेतन को बहुत कम बताने से मुझे गलत समझा जा सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि अंतरिम मंत्री परिषद द्वारा सुझाया गया 4000 रुपये अथवा 3000 रुपये का वेतन मानक वेतन था। किसी को भी यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं यह नहीं कह रहा कि 4000 रुपये अथवा 3000 रुपये समुचित वेतन है। मैं स्वयं को किसी आंकड़े तक सीमित नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक मंत्री के लिए 500 रुपये समुचित वेतन नहीं है। मेरे इस बयान से निसंदेह मेरी यह कहकर आलोचना हो सकती है कि मैं फिजूल खर्ची का सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वेतन निश्चित रूप से इस विधेयक में निश्चित किए गए वेतन से अधिक होना चाहिए। यदि वेतन बढ़ा दिया जाता है तो निश्चय ही यह मुझे नहीं मिलेगा, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि भविष्य में भी मैं इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाऊँगा।
माननीय श्री बीजी खैर हतोत्साहित ना होइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने विद्वान मित्र को जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन उनकी नीति यह है कि उन्होंने जानबूझकर अनुसूचित वर्ग के सदस्यों को अपनी मंत्रिपरिषद से बाहर रखा है। माननीय के.एच. मुंशी संभवतः वे 500 रुपये न लेना चाहें। माननीय अध्यक्ष शांत रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे यह प्रस्ताव रखते हुए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं यह वेतन प्राप्त नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य जनहित है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि देशभक्ति दुष्टों का अंतिम सहारा है। वह भली भांति कह सकते थे कि राजनीति भी दुष्टों का अंतिम सहारा है। चूंकि मैं यह नहीं चाहता कि भारत में राजनीति दुष्टों का अंतिम सहारा बने, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बम्बई नगर महोदय, मैं अपने माननीय मित्र प्रधानमंत्री से केवल इतना कहना चाहूँगा कि क्या अलग अलग मदों के लिए प्रावधान करने के स्थान पर एक मुश्त वेतन का प्रावधान करके यह समस्या हल नहीं हो सकती। मेरा सुझाव केवल इतना है कि क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक मंत्री को 750 रुपये का समेकित वेतन दिया जाए। मैं केवल उनके विचार के लिए यह सुझाव रख रहा हूँ। क्या इससे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता? माननीय श्री बीजी खैर महोदय, मेरे विचार में मैंने वही स्पष्ट किया है जो हमने पूना में किया था, जहां 4 सरकारी आवास उपलब्ध थे। बम्बई में भी सरकारी आवास उपलब्ध होंगे। जो मंत्री और साथ साथ अध्यक्ष महोदय एवं सभापति सरकारी बंगलों में रहेंगे, उन्हें किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। वेतन के साथ भत्तों को मिलाने का प्रश्न ही नहीं है। सरकार द्वारा उपलब्ध आवास के लिए जहां वे रहेंगे, किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उनके पास अपनी मकान है, वे उनमें रहना चाहें अथवा नहीं, यह पूर्णतः उन पर छोड़ दिया गया है। लेकिन मकान भत्ते के लिए 100 रुपये प्रति माह का प्रावधान अनुचित है। इस स्थिति में मैं नहीं सोचता कि वेतन और भत्तों को मिलाना संभव होगा। पूना में की गई व्यवस्था भली भांति चल रही है। पूना में उपलब्ध सरकारी भवनों को विभाजित करने की व्यवस्था की गई है और मैं माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर को आश्वासन दे सकता हूं कि अब हम एक सरकारी बंगले में 2 अथवा 3 मंत्रियों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां केवल एक मंत्री पूरी शान शौकत से रहते थे। यदि बम्बई में भी ऐसी ही व्यवस्था करें तो मंत्रियों, अध्यक्ष महोदय तथा सभापति के लिए आवास की व्यवस्था करने के पश्चात संभवतः हमारे पास किराए पर देने के लिए कुछ सरकारी आवास बच जाएंगे। इस तरह जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप खर्च में कटौती होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
मैं केवल उस समस्या के समाधान की ओर संकेत कर रहा हूँ जो हमारे सामने उठी है कि भारत सरकार अधिनियम में मंत्रियों के वेतन से संबंधित धारा में भत्ते नाम का कोई शब्द नहीं है। वेतन के अतिरिक्त भत्तों का प्रावधान किया गया है जो कि संभवतः अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है ताकि कोई समस्या न उठ खड़ी हो। मैं अपने माननीय मित्र को केवल यह सलाह दे रहा हूँ कि वह सभी चीज़ों को मिला दें और उसमें से वेतन और भत्ता शब्द हटा दें और इस समस्या से छुटकारा पाएं। यह ठीक है कि हमें अभी एडवोकेट जनरल से यह पता लगाना है कि उठाए गए मुद्दे में कोई सार है अथवा नहीं।